उसका पति। तो यही इसमें कहा गया है, परंतु पति की अनुपस्थिति में ऐसा आदमी भी शिकायत कर सकता है जो उसकी पति की अनुपस्थिति में देखभाल कर रहा था। मान लिया कि लड़का आर्मी में है, लड़की जो ने अडल्ट्री की विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड की, और वो अपने ससुरे के साथ रह रही थी, तो वो ससुरा भी कर सकता है, सास भी कर सकती है। तो न्यायालय की इजाज़त से उसकी ओर से भी शिकायत हो सकती है। अब देखें सब सेक्शन 6, यानी हमने 4, 5 को पढ़ा, 2 और 3 को पढ़ा, अब हम 6 पर आते हैं। तो 6 क्या कहता है? न्यायालय संज्ञान तब भी नहीं लेगा जब किसी पति ने अपनी ही पत्नी के साथ, जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, सेक्स किया और उस अपराध को किया 1 साल बीत गया। लड़की 18 साल से छोटी थी, हस्बैंड डिड द इंटरकोर्स विदाउट हर कंसेंट, और 1 साल जो है उसका गुजर गया, तो फिर भी मतलब कोर्ट विल नॉट टेक द कॉग्निजेंस, मीनिंग देयर बाय यहाँ पर लिमिटेशन आया है। तो आगे क्या कहता है? सब सेक्शन 7 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में वर्णित अपराध के लिए अबेट करता है या अपराध का प्रयत्न करता है, जितने ये मैंने ऊपर के सेक्शन बताए, इसके लिए कोई भी आदमी इफ़ ही अबेट्स समवन और ही ट्राइज टू कमिट द ऑफेंस, ऐसे ही लागू होंगे जैसे अपराध होने पर लागू होते हैं, केवल अबेटमेंट और प्रयत्न पर भी। तो इसके ऊपर अथॉरिटी है 1994 क्रिमिनल लॉ जनरल 1811, एग्रीव्ड पर्सन के ऊपर अथॉरिटी है। तो मैं इसको नोट करने के लिए कहूँगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी। एग्रीव्ड पर्सन है कि सन कैन बी एन एग्रीव्ड पर्सन एंड कैन प्रोसिक्यूट फादर फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 आईपीसी। 494 आईपीसी का जुर्म अगर फादर ने किया है तो बेटा भी मुकदमा कर सकता है। अब 198 ए जो है, इसको 498 ए के साथ जोड़ करके पढ़ें। 498 ए का संज्ञान कोई न्यायालय जब तक नहीं लेगा जब तक जुर्म की पुलिस रिपोर्ट ना हो। यानी 498 में आजकल जो इट हैज़ बिकम ए फैशन ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे, के बात कुछ भी होती है लेकिन 498 ए की दरख्वास्त दे दी जाती है। तो कहता है कि वो 498 ए की दरख्वास्त जो है ना, वो पुलिस की रिपोर्ट होनी चाहिए या अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किससे, उसके पिता, माता, भाई, बहन द्वारा या उसके पिता अथवा माता के भाई या बहन द्वारा शिकायत न हो, या किसी ब्लड रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड या एडॉप्शन से रिलेटेड व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाज़त से न किया हो। तो अब जो है 198 बी है, वो क्या कहता है? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 बी एक्सेप्ट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ वाइफ। 376 बी क्या है? क्योंकि 376 बी कह देने मात्र से हम आगे बढ़ जाते हैं तो शायद ये बात आपको याद नहीं रहेगी, इसलिए मैं 376 बी को भी यहाँ बताना चाहूँगा कि 376 बी क्या है। जब पति पत्नी किसी डिग्री के तहत अलग अलग रह रहे हैं, जैसे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री है उसके तहत अलग रह रहे हैं, या किसी अन्य कारण से अलग रह रहे हैं, तो उसकी सहमति के बिना, उसकी किसकी, पत्नी की सहमति के बिना इंटरकोर्स अगर पति करता है तो वह 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा की कारावास का दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। तो इस प्रकार से 198 बी को भी हमने पढ़ा 198 ए के साथ। अब आते हैं सेक्शन 199 पर, जो देखेंगे वो किस बात को इंगित करता है, क्या बताता है। कहता है प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। अब डिफेमेशन क्या है? चैप्टर 21 के अंदर जो है 2 सेक्शन दिए हैं आईपीसी के, और वो हैं 4 सेक्शन दिए हैं, वो हैं 499 से 502।
और उनके तहत हुए जुर्म का संज्ञान भी कोई कोर्ट व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर ही लेगा, अन्यथा नहीं। यानी ओनली द एग्रीड पर्सन कैन मूव द एप्लीकेशन एंड ऑन दैट द कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस, नॉट अदरवाइज। अब इसमें भी परंतु कहा है। अब वो परंतुक क्या है? जहाँ व्यथित आदमी 18 साल से कम का है, पागल है, रोग या अंग शैथिल्य इन्फर्मिटी के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, या रूढ़ियों और रिवाजों के कारण कोई स्त्री जिसे विवश नहीं किया जा सकता, न्यायालय की इजाज़त से दूसरे आदमी भी शिकायत कर सकते हैं। ये प्रोवाइडेड जो हमने पहले सेक्शन पढ़ा था 198(1), उसकी कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल ज्यों का त्यों है। तो इसलिए मैं यहाँ इस शब्द की रिपीटेशन क्यों कर रहा हूँ इस लाइन की, कि ताकि जब आप इसको 199 का परंतुक याद करें तो 198(1) का भी परंतुक याद कर लें कि दोनों एक ही हैं, कोई चेंज नहीं है। अब सब सेक्शन 2 और 3 को हम इकट्ठा पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड। मैंने पहले भी बताया था 2 दिन पहले कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट या कोड, इस संहिता में कोई भी बात लिखी हुई है जब चैप्टर 21 के प्रावधानों के तहत किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कथन है जो कथन के समय भारत का राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, या किसी राज्य का राज्यपाल था, या यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर था, या सेंटर या स्टेट का मंत्री था, या सेंटर और स्टेट के कार्य के संबंध में नियोजित ऑफिशियल ड्यूटी का डिस्चार्ज कर रहा था, तो सरकारी वकील के द्वारा लिखित शिकायत उन सारे तथ्यों के साथ जिसमें जुर्म का होना साबित होता है और जो दोषी को नोटिस देने के लिए पर्याप्त है, सेशन न्यायालय ही संज्ञान ले सकता है, नॉट द अदर कोर्ट। तो फिर क्या है, यहाँ पर मैं फिर आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। हमने सेक्शन 193 को पढ़ा था। 193 के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई थी कि नो कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय ए मैजिस्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सेक्शन 193 का एक्सेप्शन है, अपवाद है। यहाँ पर सीधा जो है बिना कमिट हुए केस जो है सेशन कोर्ट में ट्राई हो रहा है। अब सब सेक्शन 4 की बात हम करते हैं। सब सेक्शन 4 क्या कहता है इसका, कि पीपी के माने पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजन के द्वारा शिकायत नहीं की जाएगी जब तक 3 बातें ना हों। यानी पीपी कैन नॉट मेक ए कंप्लेंट अप टू व्हेन दीज 3 इंग्रेडिएंट्स आर नॉट देयर। ये 3 ज़रूरी बातें क्या हैं कि सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जब कोई व्यक्ति राज्य का गवर्नर या मंत्री रहा है तो जिस राज्य का गवर्नर या मंत्री रहा है उस राज्य की परमिशन, जब वह व्यक्ति बतौर पब्लिक सर्वेंट उस राज्य सरकार के कार्यों को डिस्चार्ज कर रहा था तो सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी की दशाओं में भारत सरकार की सैंक्शन। तो ये 3 बातें जो है इसके अंदर आई कि पीपी केवल इन 3 बातों के यानी पूर्व सैंक्शन के बिना मुकदमा नहीं कर सकता। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है? सब सेक्शन 5 कहता है कि सब सेक्शन 2 के अधीन कोई सेशन जज अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब अपराध होने की तिथि के 6 माह के अंदर शिकायत नहीं की गई। यहाँ पर भी एक टाइम की लिमिटेशन है कि 6 महीने के अंदर when the offence is committed within 6 months the complaint can be filed by PP to the court of session judge and session judge will not take the cognizance after 6 months।
अब सब सेक्शन 6 क्या कहता है इसका, कि जिस किसी व्यक्ति के विरुद्ध जुर्म हुआ है, इस धारा की कोई भी बात उस जुर्म के संबंध में क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत करने के अधिकार पर संज्ञान लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। तो इसके ऊपर मैं अथॉरिटी बताता हूँ। 2012 3 क्रिमिनल कोर्ट केस 521 राजस्थान हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अथॉरिटी क्या थी कि डेफेमेशन की कंप्लेंट की गई, उस पर लोकस स्टैंडाई पर देखा गया कि क्या इस आदमी को ये लोकस स्टैंडाई थी। तो इसमें क्या बात क्या थी कि श्री जवाहरलाल नेहरू डिड नथिंग फॉर चिल्ड्रन, स्टेटमेंट मेड बाय गुजरात चीफ मिनिस्टर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कह दी कि बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया। नॉट एन अटैक ऑन रेपुटेशन ऑफ एनीवन इन पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर अटैक नहीं है। रिमार्क्स आर जनरल इन नेचर, तो कंप्लेंट कैन नॉट बी सेड टू बी एग्रीव्ड पर्सन टू फाइल कंप्लेंट, रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट हेल्ड प्रॉपर। ये राजस्थान के अंदर जो है मुकदमा दायर हुआ था, तो सरमेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये केस था। अब दूसरा केस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 2003 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 211 केरला हाई कोर्ट का फैसला है। ये जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें कई बातों के ऊपर चर्चा की गई है। पर्सनल अटेंडेंस ऑफ कंप्लेनेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट, यानी शिकायत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी फाइल्ड बाई सम अदर पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट में एक दरख्वास्त दे करके उसकी परमिशन से भी ये दायर हो सकता है। इस केस के अंदर जो है पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, इन्फर्मिटी के ऊपर, पर्सनल अटेंडेंस के ऊपर बहुत बातों को डिस्कस किया गया है, इसलिए जजमेंट इम्पोर्टेंट है। मेरा सुझाव है कि इस जजमेंट को नोट करें और पढ़ने की कोशिश करें। ये जजमेंट था फर थॉमस वर्सेस थॉमस जे पाडियात। अब मैं आपको अगला जजमेंट बताता हूँ कि क्या सेकंड कंप्लेंट मेंटेनेबल है यदि किसी कारण से पहले वाली डिसमिस हो गई है, नॉन अपीयरेंस या नॉन प्रोसिक्यूशन के कारण। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2005-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस पृष्ठ 53 के ऊपर ये कहा है कि सेकंड एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल। और इसी बिंदु के ऊपर एक दूसरी अथॉरिटी 2009-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 514 पर ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि सेकंड कंप्लेंट कैन ओनली बी फाइल्ड इन एक्सेप्शनल केसेस। अब वो एक्सेप्शनल केसेस क्या हैं उसको, और ये सेकंड कंप्लेंट वाली 2005-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 53 और 2009-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 514 दोनों अथॉरिटियों को इकट्ठा पढ़ें तो आपको मतलब ये स्पष्ट हो जाएगा। अब 2015-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 690 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू सेपरेट सैंक्शन अगेंस्ट ईच एक्यूज्ड। मान लिया कि एक ऑफेंस में 6 एक्यूज्ड हैं और दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलीकास्टिंग और पब्लिशिंग न्यूज़ आइटम इन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया।